सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को, मेरे भाई बंधुओं को, बहुत सारे छोटे और कुछ बड़े, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैंने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया, एक छोटे से गांव से स्टार्ट किया, वहाँ से इस मंच तक का सफ़र बस मेरी थोड़ी सी मेहनत और बड़े लोगों का आशीर्वाद और बहुत सारा लक, किस्मत, इसकी वजह से यहाँ पहुँचे। थोड़ा सा हार्डवर्क लगता है और बहुत सारा लक चाहिए होता है यहाँ पहुँचने के लिए। वो समझ में आता है जब चीज़ें अपने आप हो रही होती हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे होते हो और सारी चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं, सारे स्टार्स अलाइन हो जाते हैं और चीज़ें होने लगती हैं अपने आप। बस वो एक स्टेप लेना होता है, एक थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। ठीक है। देवभूमि मैं बहुत कम रहा हूँ गाँव में, ज़्यादातर मैं बाहर रहा हूँ, लेकिन देवभूमि की जो मिट्टी है, इसके जो संस्कार हैं, जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए हैं, उससे कोई भी चुनौती हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे लड़ने का जो साहस है वो मिलता है। वो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ सिखाते हैं हमें कि साहस क्या है। पहाड़ी लोगों के प्रेम भरा व्यवहार सिखाता है कि प्रेम से हर चीज़ जीती जा सकती है। ठीक है। मैंने स्पीच तैयार किया था, ठीक है, बोलने के लिए कि 20 मिनट बोलूँगा, लेकिन फिर मेरे को बताया जोशी जी ने कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हैं जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वन वे ना रहे, खाली मैं बोलूँ और आप सुने, ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ आप बहुत सारे सवाल करें और मैं उनके जवाब दूँ। जैसे मैंने प्रिपरेशन करी है वो मैं बस थोड़ा सा आपको बता दूंगा। खासकर सर ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रह के कैसे प्रिपेयर करा जाए। मैं रहा हूँ बहुत क्लोज, दिल्ली हब माना जाता है, मुखर्जी नगर, करोल बाग, यूपीएससी प्रिपरेशन का, एसएससी का, या कोई भी स्टेट पीसीएस का, ठीक है, या यहाँ भी देहरादून, हल्द्वानी जैसे कुछ कुछ हब्स हैं। लेकिन मैं बहुत पास रहा, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया दिल्ली। क्यों? क्योंकि आप सब चीज़ आपके फ़ोन में है, आप बस एक क्लिक दूर है। ठीक है। यूट्यूब पर क्या नहीं है, ढेर सारा मटेरियल है, हर छोटे छोटे ज़िले में, हर छोटे छोटे ब्लॉक में। जैसे यहाँ आपके पास टीचर है जो सिलेक्टेड हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करके बैठे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो वो एक गाइडेंस देंगे, एक डायरेक्शन देंगे, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक बार कर रखा है, उन्होंने वो पूरा प्रोसेस एक बार देख रखा है, तो आप सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड बात करते हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया। देखो, दो चीज़ आप भूल ही नहीं सकते, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आप उठ रहे हो सुबह 6 बजे और रोज 7 के 7 दिन, 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन, साल के 365 दिन, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं और आप पढ़ने बैठ रहे हैं। आपका मन कर रहा है तो भी बैठ रहे हैं, नहीं कर रहा तो भी बैठ रहे हैं, बुक खुली है बैठ रहे हैं, बस वो बैठना है। 8 से 10 घंटा बैठना है, पढ़ना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार अगर अभी नहीं किया, 2 साल बाद फिर कहीं जॉब कर रहे होंगे 8 से 10 घंटा, यही, और मज़ा नहीं आ रहा होगा उसमें। तो उसे जॉब समझ के ही पढ़ लो। 8 से 10 घंटा सुबह लेके बैठो, 6 बजे, जितने भी बजे आप उठते हो, कोई रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है। बस एक चीज़ मैटर करती है कि कितने डिसिप्लिन से आप बैठे हो, और बुक लेके, या जो भी गोल आपने, जरूरी नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में लिया है, उसे डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और कंसिस्टेंसी कितनी है। ऐसा नहीं कि आज 14 घंटे पढ़ रहे हैं और सेचुरेशन आ गया और 2 दिन गैप ले लिया। ठीक है। फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तो कितना भी कर लो, 14-14 घंटे पढ़ लो 4 दिन, बाकी दिन मत पढ़ो, नहीं होगा। बिलीव मी, ऐसे बहुत सारा कंपटीशन है बाहर, आप आपस में देखो अपने आसपास। ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर कोई 8 पढ़ रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि मैं 9 पढ़ूंगा, क्योंकि आपको 1 नंबर ज़्यादा लाना है उससे, आपको चाहिए वो सीट। पूरे 180 के अराउंड अगर आपको जनरल कैटेगरी से क्लियर करना है, तो आपको अंडर 80 रैंक चाहिए, कैसे भी करके। पूरे 10 लाख लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, 5 लाख लोग प्री दे रहे हैं, 14 मेंस दे रहे हैं, फिर 2800 आ रहे हैं, फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट निकल रहे हैं, उसमें से आपको 80 में आना है। लेकिन फिर वही मैटर करता है कि अगर ये सोच के चलोगे ना कि यार इसमें 80 में कैसे आऊँगा, तो नहीं होगा। आपको वही बस एक सीट चाहिए, कि मेरे को तो एक ही चाहिए 80 में से, ये माइंडसेट से स्टार्ट करना है। ठीक है। बस अपनी तरफ से इतना ही बोलूँगा, बहुत सारे सवाल सुनना चाहता हूँ और जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत सर। बहुत सर मेरा सवाल ये था कि आपने सर स्टार्ट मतलब सर आपने कितने साल से तैयारी स्टार्ट की सर? स्टार्ट करी। देखो, मैंने बहुत, मेरे को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज था नहीं। मैंने 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में।
तो फिर एक जॉब लगी थी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो सबको थोड़ा होता है कि यार ऐसे कि कुछ तो मैं बड़े काम के लिए बना हूँ, ऐसे सबको होता है ये, ठीक है, कि यार ये तो नहीं करना जॉब। TCS में जॉब लगा था, मैंने कहा यार ये तो नहीं करना, अब 8 से 10 घंटा यही करते रहोगे और देखोगे कि 7 से 8 साल लग रहे हैं और कुछ इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, तो मतलब ऐसे मजा सा नहीं आ रहा था अंदर से। तो मैंने सोचा कि जॉब तो नहीं करनी है। तो 2022 के जनवरी में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और कोचिंग नहीं ली कहीं से, क्योंकि दिल्ली जाओगे आप तो आपको रहने के लिए चाहिए महीने का 20 से 30 हज़ार रेंट, खाना पीना, ये सब, ठीक है, और फिर 2 से 3 लाख कोचिंग का फीस हो गया आपका, और हर महीने ये खर्चा है। तो अगर आप देखोगे कि यार इतना अफोर्ड कर सकते हैं क्या, आप खुद क्वेश्चन पूछोगे, फिर आप सोचोगे कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। आपके पास फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है, फ़ोन में खाली गेम और एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस के अलावा बहुत सारा पढ़ाई का मटेरियल है, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है पढ़ाई पढ़ाई के मटेरियल से, ठीक है। तो उसका जितना यूज़ कर सकते हो करो। बहुत सारे टॉपर स्टॉक देखे, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, प्रोसेस देख चुके हैं। करीब 20 से 30 टॉपर स्टॉक देखे, उसमें से एक बुक लिस्ट निकाली कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो सबने पढ़ी हैं। कुछ कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो सबने पढ़ी होंगी, तो फिर ऐसा है कि यार ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर 20 में से 15 लोगों ने ये ही पढ़ी है तो इसका मतलब इसको पढ़ के हो तो रहा है। तो वो बुक गए मार्केट से उठा के लाए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जहाँ कुछ कुछ अड़चन आई तो कोई था नहीं ऐसा जिसने मेरे आसपास की जिसने कभी ये एग्ज़ाम लिखा भी हो, ठीक है। तो ये था ऐसे कि मैं बहुत अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट कर दिया था। वो मैंने बोला ना कि वो फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तब लक आएगा। लक फैक्टर तभी आएगा जब आप पहला स्टेप लोगे, अगर स्टेप ही नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा ऐसे कि हो जाएगा अपने आप आपको। लक तभी आएगा जब फर्स्ट स्टेप लोगे। तो स्टार्ट कर दिया बुक्स लेके, फिर धीरे धीरे पता चला अच्छा इससे नहीं होता, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो भी पढ़ना होता है। तो फिर वो उसकी बुक्स लेके आए, वो पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे एग्ज़ाम पास आया, प्रीलिम्स आया, दिया, हो गया। क्लूलेस थे कि यार मेंस तो 9 पेपर होते हैं, 9 के 9 लिखने वाले होते हैं। आज तक हमेशा बस बबल्स भरे थे MCQ में, 9 लिखने हैं और सारे चेक होंगे और नंबर मिलेंगे। फिर 9 पेपर्स कैसे लिखने हैं वो 3 महीने में प्रैक्टिस करी, वो लिखा, फॉर्चुनेटली हो गया मेंस भी। फिर इंटरव्यू की बारी आई, इंटरव्यू का पता ही नहीं कैसे करते हैं। उसमें एक चीज़ अच्छी क्या होती है कि अगर आपका इंटरव्यू हो गया ना, तो सारे कोचिंग वाले आपके पीछे फ्री में भागेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरव्यू के टाइम आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देते हैं तो आपका वो रिजल्ट क्लेम कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आपको सब चीज़ फ्री में मिलने लग जाती है सब कोचिंग से, कि आओ आओ हमारे पास आओ, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देने आओ, हम आपको गाइडेंस देंगे। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ और फाइनल रिजल्ट आया और नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन दुख से ज़्यादा गुस्सा हुआ कि यार तीनों स्टेप यहाँ तक पहुँच गए तो कैसे नहीं हुआ, मतलब थोड़ा गुस्सा सा आया और ऐसे लगा कि यार अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हो तो सकता है, इसका मतलब ऐसा बहुत हार्ड तो नहीं है कुछ भी चीज़, मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थोड़ा सा और है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। फिर लिखा 24, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, हो गया, पुलिस में हो गया। और फिर एक चीज़ और बढ़िया हुई कि उत्तराखंड होम कार्डर चाहिए था, और अभी कार्डर आए नहीं है, 1 डेढ़ हफ्ते में आ जाएंगे। हो सकता है कि पुलिस में IPS में होम कार्डर मिल जाए उत्तराखंड जनरल में, अगर इनसाइडर सीट आती है तो। लेकिन फिर भी था कि यार अब स्टार्ट जिस चीज़ सर्विस के लिए किया था सोच के तो किया था कि IAS बनना है, तो अब ये IPS है तो ठीक है, लेकिन एक ट्राई और दे देते हैं। फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, प्री दिया, मेंस दिया, लेकिन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी थी। फिर मेंस के बाद ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, 3 महीने ट्रेनिंग में थे, फिर इंटरव्यू दिया। फिर सोचा कि ठीक ठाक गया था तो सोचा कि यार छुट्टी ले लेते हैं ट्रेनिंग से, जब छुट्टी अवेलेबल है तो। लीव विदाउट पे मिलता है, कोई पैसे नहीं, लेकिन लीव मिल जाती है आपको ट्रेनिंग से, तो वो ली और फॉर्चुनेटली रिजल्ट आ गया और अभी मैं यहाँ हूँ, ठीक है। तो ऐसे था कि हो सकता था कि फर्स्ट के बाद छोड़ देते, नहीं हुआ तो दे दिया एक और। फिर पुलिस मिला तो दे दिया एक और कि यार जिस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था दे देते हैं, क्योंकि पुलिस सर्विस भी बहुत अच्छी सर्विस है, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छी है। अगर दो कोई सर्विस बोलेगा उस एग्ज़ाम में तो यही है, IAS और IPS, ठीक है। तो आपको लगातार करते रहना है, करते रहना है, बस करते रहने से हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हमें यहाँ मिलने का मौका मिला, और संजय सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, और नगर पालिका में जो भी उपस्थित सभी सदस्य हैं उनका और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, आपको भी। मेरा सवाल ये था कि आपने मतलब इस दौरान निरंतरता कैसे लाई करके, क्योंकि कभी कभी हमारा भी मन होता है कि हम न छोड़ दें ना करें, और समाज में भी बहुत सारा वो होता है, तो आपने किस तरीके से किया अलग होके, या मतलब किस तरीके से आपने करी लगातार निरंतरता से कैसे किया, और दूसरा सोसाइटल प्रेशर की कैसे समाज का प्रेशर था या फिर भी आपने तैयारी करी। तो पहला, जैसे मैंने पहले भी बोला, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आपको सुबह आपने टाइम टेबल बनाया है 6 बजे उठना है तो उठना है, बस मन कर रहा है नहीं कर रहा, बस बुक लेके बैठना है तो बस बैठना है। एक दिन नहीं कर रहा, 2 दिन नहीं कर रहा, तीसरे दिन अब आपको लगेगा कि अब मजबूरी है, बैठना है, पढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये थी यार, 8 से 10 घंटे कहीं जॉब करनी ही पड़ेगी, और हो सकता है कि वो मैं खुश ना हूँ उस जॉब में, तो ये मैं जॉब समझ के ही कर लेता हूँ 8 से 10 घंटा पढ़ाई। तो इसने बहुत हेल्प करा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, ठीक है। और सोसाइटल प्रेशर तो आप देखो ना कि अगर आपका हो जाएगा तो वही समाज है जो वीडियो बना रहा है ना। तो ठीक है, तो समझो, तो ये मत सोचो कि क्या सोचेंगे वो 4 लोग, क्या सोचेंगे, नहीं मिलते वो 4 लोग। होता है तो आपका वही 4 लोग बधाई देने आते हैं, और नहीं वो 4 लोग पीछे से कुछ बोलते हैं। तो इतना मत सोचो, इतना अपनी ज़िंदगी जीनी है, 4 लोगों का क्यों सोचना, छोड़ो। और इतना बड़ा एग्ज़ाम कोई, या कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने लिए दे रहे हो, अपने फैमिली के लिए दे रहे हो, तो और आपका फैमिली बहुत सपोर्ट करेगा। फैमिली सपोर्ट चाहिए। अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बाहर के लोगों की बात आपके घर तक पहुंचेगी। अगर फैमिली का सपोर्ट है ना, तो बाहर से फैमिली सुन के आएगी, आपको नहीं बताएगी कि क्या वो 4 लोग कह रहे हैं, ठीक है। वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी बात, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आप पे भरोसा है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये नहीं लगा ऐसे, मतलब प्रेरणा कैसे मिलती थी? जैसे आपको लगता था कि कभी अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मतलब इस टाइप की प्रेरणा कैसे मिली आपको? हाँ, मोटिवेशन, प्रेरणा क्या था, वो 2 चीज़ थी। एक सबसे बड़ी प्रेरणा थी डर, कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब अब तो जॉब भी छोड़ दी है, और अगर गैप आ गया 1-2 साल का तो फिर तो कहीं जॉब आईटी में भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप स्किल्स जो है फिर रिडंडेंट हो जाएंगी, नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ गया है। अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो फिर प्राइवेट सेक्टर में और डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी आपके लिए। तो सबसे बड़ा चीज़ था कि फियर था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस डर की वजह से रोज आप पढ़ने बैठ जाते थे कि यार कुछ भी नहीं है, मतलब और कोई स्किल्स है नहीं, स्पोर्ट्स आता नहीं, और किसी चीज़ में अच्छे हैं नहीं कि करियर बना लें। तो एक ही चीज़ बचता है कि आप बस मेहनत से, लगन से पढ़ाई कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है। और ऐसा है कि स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आती है कि नहीं मन कर रहा होता, नहीं कंसिस्टेंसी बन रही होती, तो फिर यही होता है कि यार नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या है, कुछ बैकअप ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं है कि बिजनेस फैमिली से हैं और दुकान पे बैठ जाएंगे, बिजनेस संभाल लेंगे। तो ऐसा था कि कुछ तो करना ही है, वो फियर था, फियर ने ड्राइव किया, और बस रोज बैठे और हो गया। मोटिवेशन चला जाएगा, एक दिन आएगा यूट्यूब वीडियो देखोगे, मन करेगा अगले दिन पढ़ने का, परसों से फिर एक यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वो डोपामिन का इंजेक्शन लेने की बजाय डिसिप्लिन से काम लो। अगर डिसिप्लिन आ जाएगा ना, रोज 8 घंटे, जो मिलिट्री डिसिप्लिन की इतनी तारीफ क्यों करते हैं हम, आप देखते हो बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल रिटायरमेंट के बाद भी इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि वो रोज 5 बजे उठ रहे होते हैं। मेरे दादाजी जिंदगी भर 5 बजे उठने की उन्हें आदत थी। 5 बजे उठना है तो उठना है, क्यों? क्योंकि मिलिट्री ने एक डिसिप्लिन इनकलकेट कर दिया था। वो मोटिवेशन से काम नहीं होगा, डिसिप्लिन ही चाहिए। वो मोटिवेशन चला जाएगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कोई फ्रेंड कहेगा यार चल आज तो घूमने चल रहे हैं बाहर, आज तो मूवी देखने चल रहे हैं, आज तो ये है, आज फेस्टिवल है, तो वो मोटिवेशन वहाँ पर गायब हो जाता है कि यार 2 ही घंटे तो हैं, चल लेते हैं। फिर वो पूरा दिन चला जाता है, फिर अगले दिन उस बात को सोचने में चला जाता है, ऐसे दिन चले जाते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वही मिलिट्री वाला डिसिप्लिन ले आओ, 1 से 2 साल पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, और कुछ नहीं हुआ तो पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। Sir, what are do's and don'ts for a UPSC aspirant जो बिगिनर कर रहे हैं? ठीक। Do's and don'ts मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं हाँ। graduation phase में। बड़ा ये डूम्स में पॉइंट्स है कि बहुत सारा गाइडेंस तो है ऑनलाइन यूट्यूब पर, बहुत सारा मिस गाइडेंस भी है, क्योंकि सब यूट्यूब पर देखोगे आप व्यूज़ के लिए, क्लिक बेट्स के लिए, उन्हें व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ से रेवेन्यू आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा।
उन्होंने वीडियो अपलोड करी, उनके व्यूज़ आए, उनको उससे ऐड रेवेन्यू आ रहा है, उनका मंथली इनकम मिल रहा है। और ज़्यादातर ऐड रेवेन्यू ऐसी चीज़ों पे आता है जो क्लिक बेट होती हैं, जो काम की नहीं होती, पढ़ाई लायक नहीं होती हैं, फालतू की चीज़ें होती हैं, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उनसे ज़्यादा ऐड रेवेन्यू आता है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ डालते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचना है। सबसे बेस्ट है कि अगर कोई आपके पास में कोई ऐसा है गाइडेंस देने वाला जिसने प्रोसेस एक बार देख रखा है, पहले कर रखा है, या कहीं से कोचिंग ली है, या 1-2 स्टेप एग्ज़ाम के दे रखे हैं, सबसे बेस्ट वही है, उस पर रिलाई करो। ठीक है, और दूसरा जैसा ये एग्ज़ाम है ना यूपीएससी, उसमें थोड़ा बहुत आपको अपने इंस्टिंक्ट पे जाना होता है, खुद डिसीजन लेना होता है कि यार ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा गेम मतलब ऐसे है कि सिलेक्शन के बाद भी पूरा ज़िंदगी भर 60 साल तक आप डिसीजन मेकिंग में ही हो। आप कभी डिस्ट्रिक्ट का डिसीजन ले रहे हो, कभी उससे ऊपर मिनिस्ट्री का डिसीजन ले रहे हो, आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग है। इतना ज़्यादा सर्विसेज का क्रेज़ क्यों है? क्योंकि एक डिसीजन से बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई डिसीजन लेता है, कल से इम्प्लीमेंट करता है, तो बहुत सारे लोगों की उससे लाइफ इम्पैक्ट हो रही होती है, चाहे कम चाहे ज़्यादा। इस वजह से तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा ओन करना है अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को, कि ये डिसीजन लेना है, ये सही होगा या नहीं होगा, वो आपको खुद ओन करना है, क्योंकि वो आपका डिसीजन है। ठीक है, तो और मिस गाइडेंस से बहुत बहुत ज़्यादा बचना है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो फिल्टर आउट करनी है, क्या काम की हैं, क्या काम की नहीं है। ठीक है, ये डोंट्स हैं, और डूज वही हैं जो सारे एग्ज़ाम के लिए हैं, वही यूपीएससी के लिए भी है। ठीक है, कि आपको मन लगा के पढ़ना है, बस अगर एक गोल सेट किया है, एक टाइम टेबल बनाया है, तो उसको फॉलो करना है कैसे भी। ठीक है, तो मेरा ये सवाल था कि आपका पढ़ाई के दौरान फ्रेंड सर्कल किस टाइप का था, और पढ़ाई के लिए आपने किस प्रकार का टाइम टेबल बनाया था सब्जेक्ट वाइज? एक फ्रेंड सर्कल, दूसरा टाइम टेबल। देखो, फ्रेंड सर्कल फिर से जो किस्मत वाला रोल है, एक तो हार्डवर्क वाला रोल है कि मैंने स्टेप लिया, दूसरा किस्मत वाला रोल है कि दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं आईटी में। यूपीएससी या प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं है वो लोग, तो उनका कुछ का वर्क फ्रॉम होम है, या कुछ शाम को आ जाते हैं 7 बजे के बाद। तो मेरा फिक्स रहता था कि यार अगर शाम को दोस्तों के साथ जाना है तो तुम्हें मैं टाइम टेबल, एक 2-3 ऐप आते हैं फ्री, मिल जाएंगे आप, YPT और फॉरेस्ट करके, जिसमें आप टाइम नोट कर सकते हो आप कितना पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप उसे ऑन कर दोगे, आपका पूरे फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं सब बंद हो जाएंगे, बस एक वही ऐप चलेगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन से हटा देता है। और जितनी देर आप पढ़ रहे हो आप उसे ऑन करोगे तो बाकी फ़ोन का सारे ऐप्स बंद, इवन कॉल्स भी बंद हो जाती हैं, DND पे चला जाता है फ़ोन, और जितनी देर पढ़ रहे हो उसमें टाइमर चलता रहता है। जैसे ही आप उठोगे आप उसे बंद कर दोगे, आपका फ़ोन वापस ऑन हो जाएगा। तो उससे ट्रैक रहता था कि यार कितने घंटे पढ़ रहे हैं। अगर आपने 8 ही घंटे पढ़ा है तो कल आपका मन करेगा यार कल 8 ही पढ़ा है तो आज 10 करते हैं, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। अब किसी दिन 4 ही घंटे पढ़ा तो गिल्ट होगा कि यार परसों 4 ही घंटे पढ़ा है। और अगर ट्रैक नहीं रखते ना तो फिर मिस हो जाता है, फिर उतने ध्यान नहीं देते हम कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ का ट्रैक मतलब ट्राई करना कि टाइम टेबल जो भी बनाओ ऐसा कुछ ट्रैकिंग चीज़ रखनी है जिससे आपको पता चलते रहे पूरे वीक में एवरेज स्टडी टाइम कितना निकल रहा है, 8 से 10 घंटा निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो ट्राई करना। काम की वजह से कुछ फैमिली में कुछ काम आ गया तो नहीं हो पाए, 2 ही घंटे पढ़ पाया, तो अगले 6 दिन पुश करना है अपने आप को कि रोज 1-1 घंटा एक्स्ट्रा 6 दिन पढ़ेंगे, वो 2 घंटे 6 घंटे मिलके 8 घंटे हो गए, तो जो एवरेज होगा वीकली वो सही आ जाएगा। और दूसरा फ्रेंड सर्कल, तो वही किस्मत वाला रोल। फॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। मेरे को एक चीज़ था कि रोज़ शाम को घूमने निकल जाना है, टहलने आधा घंटा इन लोगों के साथ, तो था कि 8 से 10 घंटा उस टाइमर ऐप पे हो जाना चाहिए, तब मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो मैं नहीं जा रहा। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि 8 से 10 घंटा अगर उस ऐप में हो गया तो मैं बाहर निकल जाता था। आप दोस्तों के साथ निकले, आप एग्ज़ाम से अलग आपने बात करी आधे घंटा, आपने एक दूसरे का मजाक उड़ाया, वही होता है फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, और आप बिना फिल्टर के बात करते हो। घर पे आप बहुत सारे फिल्टर लगाते हो, ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना, थोड़ा सा दोस्तों के साथ खुल के बोलते हो। ठीक है, आप बिल्कुल जो दिन भर पढ़ाई करके टायर्डनेस थी, थका था दिमाग, वो आधे घंटे में बिल्कुल रिफ्रेश। ठीक है, तो अगले दिन फिर एकदम ऐसे शुरुआत हो रही है कि आप स्टार्टिंग से एकदम फ्रेश हो। ठीक है, तो वो है फ्रेंड सर्कल का रोल बहुत ही ज़्यादा।
ठीक वो चीज़ थी। और हाँ थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें टाइम को मैनेज कैसे करना चाहिए और ताकि एक दिन में हम पूरे सब्जेक्ट्स कवर कर सकें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी से हम मेंस के लिए प्रिपेयर करना हमारा सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी टाइम तो उस हिसाब से कि थोड़ा पहले से 1 साल पहले से फिर हाँ। उस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है। एक था इनको कि मेंस कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर वो आपके बहुत अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप दिसंबर तक मेंस ही करोगे, ठीक है। वो लास्ट के अगर 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो 6 महीने जो होंगे वो उसमें प्री पे जाओगे, वरना पूरे टाइम मेंस ही रहेगा, क्योंकि प्री एग्ज़ाम यूपीएससी में क्वालिफाइंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग उसी में एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 6 लाख लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने, और एक्चुअल में मेंस 14,000 लिख रहे हैं। तो वो इतना फ़िल्टर आउट कर देता है और फिर उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। वो बस बच्चों को छांटने के लिए है, ताकि 14,000 लोगों की हम कॉपी चेक कर सकें, 9 लिखी हुई, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट जाता है कि हर एक बच्चे की 9 कॉपी चेक कर रहे हो आप लिखी हुई, हर कॉपी में 20-20 क्वेश्चन है। तो वो फिल्टर आउट करने के लिए प्री हार्ड बनाते हैं, सब फिल्टर कर दिए, और 14,000 लोगों का हमने कॉपी चेक करना है। तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मेंस कब करना है, कि आपका अटेम्प्ट ईयर कौन सा है। और सेकंड यार, सारे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, पढ़ने का तरीका वही है। थोड़ा बहुत बस सब्जेक्ट जो वाइज आपने बोला वो चेंज हो जाता है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अब यूके ट्रिपल एससी या आप एसएससी और रेलवे ये सब में लोगे बैंकिंग में, तो वहाँ पर मैथ, रीजनिंग ये सब का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। जितना जीके आ रहा है उतना मैथ रीजनिंग भी आ रहा है, तो आप बराबर टाइम अलॉट करोगे, क्योंकि सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। 25-25 क्वेश्चन हर जगह से आ रहे हैं। लेकिन यूपीएससी में क्या है कि मैथ और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, ठीक है। बस जीके से सारी चीज़ बन रही है। तो क्वालिफाइंग है मतलब आपको पास करना है बस। 200 में से 67 से अगर ज़्यादा आप मार्क्स ले आए तो कोई पूछेगा नहीं उसको कि कितने लाए हो। 199 भी ले आए वो भी उतनी बात है, 67 से 68 ले आए वो भी वही बात है। वो क्वालिफाइंग है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में सेम सब्जेक्ट से, इंग्लिश से, मैथ से, रीजनिंग से मेरिट बन रही होती है, वही आपको लिस्ट में ला रहे होते हैं। तो वो थोड़ा बहुत अप्रोच चेंज हो जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज कितना इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट को देना है, वो थोड़ा सा एग्जाम पर डिपेंड करता है। इसीलिए मेंटर की या किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको टीचर प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैंने कहा जैसे आपको जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने एक बार पूरा प्रोसेस देखा हुआ है, तो वो सही से गाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, उन्हें पता है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो सुन लेना उनकी बस। आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? ठीक। तो देखो मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी के, इवन चौथा हुआ था असिस्टेंट कमांडेंट में, लेकिन उससे पहले मेरा आईपीएस हो गया था, तो फिर मैंने वो इंटरव्यू नहीं दिया था। तो उसमें ऐसा है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनको क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे से तीनों इंटरव्यू में उत्तराखंड से तो सवाल पूछे ही पूछे हैं। जैसे पहले साल पूछा था क्यूजीन्स, कुछ मिठाइयाँ बताइए उत्तराखंड की, ठीक है, बाल मिठाई और ये सब के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। फिर मेरा सरनेम पंत है, तो गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बहुत पूछा था। यहाँ लबासना के डायरेक्टर रह चुके हैं मसूरी में, जो एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी, तो उन्हें काफ़ी पता था उत्तराखंड के बारे में। तो उन्हें लगा कि ये उत्तराखंड का है, उन्हें भी इंटरेस्ट था, उन्हें नॉलेज थी, तो उन्होंने और ज़्यादा उस डेप्थ में गए। कि इस इंटरव्यू में पूछा कि घोस्ट विलेजेस के बारे में पूछा, कि जो माइग्रेशन हो रहा है, खाली खाली विलेजेस रह गए हैं, कि क्या इशू है। अच्छा, तुम सर्विस में आ गए तो तुम कैसे टैकल करोगे, क्या तुम नया कर सकते हो, क्या सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो सरकार को कि वो पलायन रुक जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा, उन्हें भी पता है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप डीएम बने और आपने ऐसे एक स्कीम बनाई और पलायन रुक गया, नहीं होगा, ऐसा उन्हें भी पता है। लेकिन वो बस सुनना चाहते हैं कि आप कैसा माइंडसेट रखते हैं, कैसा एटीट्यूड रखते हैं, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, कि अच्छा कुछ एफर्ट डाल सकते हैं क्या कि पलायन को रोका जा सके, ठीक है, या रिवर्स माइग्रेशन हो, वापस आ सकें लोग, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके जिससे लोगों को लाया जा सके, कुछ लघु उद्योग आ सकें, ठीक है, कुछ चीज़ें जो जैसे जूस है, ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट में फेमस है, ब्रांस का जूस, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा स्केल करा जाए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो वो ऐसे व्यूज़ जानना चाहते हैं आपसे। तो उत्तराखंड के बारे में ये सब मेरे से काफ़ी पूछा उन्होंने इंटरव्यू में। बाकी तो ग्रेजुएशन पे सवाल रहते हैं और करंट अफेयर्स पे ज़्यादातर सवाल रहते हैं, कि उस समय न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। जैसे उस समय बांग्लादेश के साथ इंडिया का इशू चल रहा था, शेख हसीना आ गई थी वहाँ की पीएम यहाँ, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। तो ये सब, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्टेट से आते हो, आपने क्या पढ़ाई करी है, इस सब से पूछते हैं। बाकी
इतना रैंडम भी जा सकता है कि उनका मन करे तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब मैं खड़ा होकर निकल रहा था, गेट के पास पहुंचा तो उन्होंने वापस बुलाया, उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ, क्या तुमने बोला कि इंडिया में पेट्रियार्की है ऐसे वैसे, तो क्या अगले साल अगले जन्म में चाइना में पैदा होना चाहोगे, वहाँ तो बहुत अच्छा हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है। तो वो ऐसे भी पूछते हैं कि अच्छा क्या व्यूज़ है तुम्हारे, वहाँ तो बहुत अच्छा हो गया है, यहाँ से यहाँ क्यों रहना चाहते हो फिर भारत में, चाइना जाओ ऐसे। तो वो जांचते परखते हैं, कुछ तो एटीट्यूड देखते हैं, वो इतना साल सर्विस में बिता के गए हैं, हम मेरी एज से ज़्यादा उनकी सर्विस रहती है, तो उन्हें इतना तो एक्सपीरियंस रहता है कि वो इंसान को पढ़ना परखना समझ जाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रीलिम्स और मेंस पे ध्यान देना है, ये हो जाएगा। ये था ना कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ 4 बार, तो किसी मेडिकल इफेक्ट के उससे मैं बाहर हो गया हूँ एग्ज़ामों से। तो मेरा सवाल ये था, जो मैं पहले एग्ज़ाम की तैयारी करता था वो मोटिवेशन और वो डिसिप्लिन अब नहीं आ पा रहा है, तो वो मोटिवेशन और डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं? 4 बार अगर ये चीज़ हो गया आपके साथ मेडिकल में आउट, तो सॉरी, मतलब ये तो बहुत बुरा होता है कि क्योंकि ये तो लास्ट एज है जब आपका सब चीज़ हो गया है, आपने पढ़ाई मेहनत कर ली है, उसके बाद मेडिकल है। तो देखो ये वाला इशू तो ऐसा नहीं है कि रिजॉल्व किया जा सके। अगर मेडिकल इशू है तो आप फिर दूसरे एग्ज़ाम की तरफ जाते हो। जैसे डिफेंस सर्विसेज में मेरा एक फ्रेंड है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, सेम एग्ज़ाम हमने दिया CAPF का, लेकिन उसके बहुत अच्छे मेरिट में मार्क्स थे कि उसका हो ही जाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, क्योंकि आईसाइट सब बढ़िया है, सब चीज़ है, लेकिन कलर ब्लाइंड उसे नहीं पता था एग्ज़ाम देने तक। उसने इतनी मेहनत करी थी, थोड़ा डीमोटिवेट हुआ, कुछ टाइम तक 1 साल एग्ज़ाम ही नहीं दिया कि यार अब देना ही नहीं है। फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढे कि यार कुछ हो क्या और एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब अब मेहनत तो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं एग्ज़ाम वहाँ तक पहुँच सकता हूँ कि मैं मेडिकल आउट हुआ हूँ तो मैं कोई और सा एग्ज़ाम जरूर निकाल सकता हूँ। उसको ये बात का कॉन्फिडेंस था। तो थोड़ा सा पॉजिटिव वाली साइड सोचो ना कि आपने 4 दिए हैं तो आप 4 निकाले हैं ना, तो आप कोई और सा 5वां भी निकाल सकते हो ना कि जहाँ मेडिकल ना हो। ये सोच के पढ़ने बैठो, और सही में यही सोल्यूशन है इसका कि आप 4 फेल वाले मेडिकल मत देखो, ये देखो कि आपने 4 बार रिटर्न क्लियर किया है, ये सोच के 5वां दो, ऐसा जिसमें मेडिकल का उतना इशू ना हो, तो उससे निकलेगा एग्ज़ाम। ठीक है, और अब तो ऐसा अपॉर्चुनिटी है ना कि एक दे दिया फिर आप दूसरा दे के देख लो कोई और सा। ठीक है, एक सर्विस में रह के, और एक बार सर्विस आ जाती है ना तो आप बहुत इतने कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देने जाते हो, इतने कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देते हो। लास्ट ईयर पुलिस अलॉट हो गया था, तो इस साल इतना कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दिया, इतने कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दिया ना कि यार ये तो हो ही गया है, नहीं भी होगा तो चलेगा। इस माइंडसेट से दिया कि बस मेहनत कर देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, नहीं हुआ तो ये तो है अपने पास। ठीक है, तो वो पॉजिटिव वाली साइड सोचो कि यार ये सोचता कि यार ये सेकेंड ही प्रेफरेंस मिली है, वो नहीं मिली, हमेशा रोते रहते तो फिर नहीं होता। वो देखा कि यार एक सर्विस तो है अपने पास, देख लेंगे कि होगा या नहीं होगा, तो दे दिया। ऐसे चिल माइंडसेट से दो, पॉजिटिव एटीट्यूड से दो, हो जाएगा। क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन कौन से मटेरियल बनाए और एक सटीक मटेरियल क्या तैयार किया? फिर से सारे एग्ज़ाम पर करंट अफेयर डिपेंड करता है कि कौन सा एग्ज़ाम आप दे रहे हो। मैंने यूपीएससी के लिए फ्री मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, कोई सी भी कोचिंग ले लो, वो मंथली मैगजीन फ्री देता है अपनी, उनकी वेबसाइट पर अपलोड होती है हर मंथ की। हर मंथ का जो भी करंट अफेयर है वो 10 दिन बाद नेक्स्ट मंथ के पूरा मंथ का कंपाइलेशन आ जाता है, सारे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज दिया रहता है, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब वो सेग्रीगेट करके मंथली दे देते हैं। ठीक है, वो पढ़ा 4-5 महीने, फिर सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो वो फॉलो हो नहीं पाया, तो फिर आता है ईयरली कंपैरिजन, पूरे साल के करंट अफेयर आते हैं एक ही बुकलेट में, तो फिर वो बैठ के करी कि अगर मंथली छूट गया है तो वो करना है, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते करंट अफेयर, चाहे उससे एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप अगर छोड़ के जाओगे ना तो आप आधे डरे हुए जाओगे एग्जाम में कि अगर उससे आ गया तो फिर क्या होगा, ये सोच के तो आप कर लेते हो उसे कि देख लेंगे, मतलब इसमें से आया तो कर ही देंगे, आप ऐसे सोच के जाते हो तो वो कर लेते हो। अब बाकी एसएससी और यूके ट्रिपल एससी उसमें क्या है कि फैक्ट्स ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको वन लाइनर्स, एक फैक्ट्स, ईयर्स, वो सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यूपीएससी का अप्रोच अलग है कि वो फैक्ट्स ना पूछ के कॉन्सेप्ट्स पूछता है, तो आपको समझ में आ गई ना चीज़ें तो आप एलिमिनेशन करके, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल गेसिंग लगा के आप एग्जाम वो आंसर निकाल सकते हो कि अच्छा ये नहीं है, अच्छा 1 नहीं है तो चलो ऑप्शन में जिसमें भी 1 है वो काट दिया, तो ऐसे आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें मुश्किल रहता है जिसमें 4 फैक्ट दिए हैं, 4 ईयर दे दिए, अब उसमें तो याद होगा तो ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से करंट अफेयर का अप्रोच चेंज कर देना है
लेकिन मैंने अपना बताऊं तो मैंने तो यही किया था कि मंथली कंपैरिजन पढ़ा, फिर नहीं हुआ तो फिर ईयरली वाला पढ़ा, और न्यूज़पेपर भी स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम फॉलो किया था। फिर इंटरव्यू के टाइम तो पढ़ना ही होता है आपको न्यूज़पेपर, कि आप एक नहीं दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो कि कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ मिल जाए, कहीं बोर्ड मेंबर कुछ और पढ़ के आया है, हम सोचते हैं अच्छा वो उसके घर टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा होगा और मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो जो उसे आता है वो पूछेगा, वो ये थोड़ी पूछेगा कि तुम्हें क्या आता है। तो इस वजह से सब पढ़ना पड़ता है। सर आपका मीडियम मेरा इंग्लिश था, एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में भी और एग्ज़ाम में। मेरा नाम विशेष है और आपको बहुत बहुत बधाई इस एग्जाम के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग जैसे छोटे से इलाके से रहते हैं, पहाड़ी इलाके से, तो यहाँ के लोगों का सबसे पहला माइंड सेट करियर में देखने के लिए होता है आर्मी, या फिर ऐसे एग्ज़ाम देखते हैं, या फिर छोटे एग्ज़ाम ग्रुप डी, ग्रुप सी, या फिर ऐसे। तो आपको कब ऐसे लगा कि आपको कुछ अलग करना चाहिए लोगों से और बड़े एग्ज़ाम की तरफ देखना चाहिए? क्योंकि कॉन्फिडेंस यहाँ तैयारी तो करा ही रहे हैं हमारे सर, एग्ज़ाम तो निकाल रहे हैं, ग्रुप सी ग्रुप बी तक तो जा रहे हैं, पर उससे ऊपर तक लोग नहीं सोचते हैं यहाँ के लोग इस इलाके की। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कब आपको ऐसे लगा कि आपने लोगों से थोड़ा अलग करना चाहिए और कुछ ऊपर का करना चाहिए? तो छोड़ दो ये वाला माइंडसेट ना कि छोटे इलाके से आ रहे हैं। अब तो मैंने बताया ना कि फ़ोन में आपके सब चीज़ है, और छोटे इलाके छोड़ो, इस बार उत्तराखंड का इतना अच्छा रिजल्ट आया है यूपीएससी में, हम टॉप 100 में 4 लोग हैं हम, ठीक है, और पूरा टोटल मिला के आप देखोगे तो 16-17 से ज़्यादा है, जहाँ पिछले साल और कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं कि अच्छे शहरों से हैं, देहरादून से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टिहरी, पौड़ी या रुद्रप्रयाग में अपने घरों में रह के फ़ोन से पढ़ रहे थे। एक फ्रेंड मिली, एक गब्रियाल मैम है, उन्होंने वो शायद एसडीएम है, हाँ, वो उन्होंने शायद, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास और भी बहुत सारे हैं कि जो आप वो घर पे रह के पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, सब फ़ोन से पढ़ते हैं, वो कभी दिल्ली आए ही नहीं। रैंक 46 है एक फ्रेंड, ठीक है, किच्छा से, तो वो कभी नहीं आई, किच्छा से ही रह के उन्होंने तैयारी करी है। किच्छा बहुत बड़ा जगह नहीं है, ठीक है, रुद्रपुर के पास, वो कभी रुद्रपुर नहीं गई तैयारी के लिए, किच्छा से ही करी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली के बहुत पास हूँ, लेकिन मैं कभी करोल बाग नहीं गया था प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है फ़ोन में, और बेस्ट चीज़ है ना कि आपके पास टीचर है यहाँ पर गाइडेंस के लिए, आपके पास इतना पीयर ग्रुप है अच्छा कि जो सब तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन करो ना, कि यार तेरे अच्छा ज़्यादा आ गए आज तो मैं ट्राई करूँगा अगली बार ज़्यादा लाने का, वो ईर्ष्या ना रख के थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन, थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट रख के कि देख नेक्स्ट टेस्ट में मैं लेके आऊँगा मॉक टेस्ट में, तो ऐसा करके थोड़ा सा अपने आप को, और ये छोड़ दो छोटे शहर वाला ना, आ जाएंगे यहाँ से, हैं तो सही इतने सारे लोग, लोहाघाट से अब निकल रहे हैं, अनुप्रिया है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सेट होंगे, और खुद को बनाओ ना एग्जाम्पल। अब सोचो अगर इतने लोग बैठे हैं, अगर आपका हो गया तो साथ वाले सोचेंगे, या साथ वालों के छोटे भाई बहन सोचेंगे कि यार ये तो साथ ही पढ़ता था इनके, इसका हो गया ना, तो आप ही बन जाओ एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट वही है, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा फिर ये वाला। आपको कब ऐसे लगा कि आपको इसमें जाना चाहिए, या फिर मैंने बताया ना कि यार 7 से 8 घंटा जॉब तो करना ही है कहीं, तो एक साल जॉब समझ के पढ़ ही लेता हूँ 8 से 10 घंटा, देखते हैं। फिर पहली बार में 2-3 स्टेज हो गए तो लगा कि यार हो तो सकता है एग्ज़ाम, तो दोबारा दे दिया, ठीक है। तो ये समझ के पढ़ना है यार, कुछ तो करना ही है, या फिर डर है कि ये नहीं किया तो कुछ क्या होगा, फिर ऐसे कुछ भी, बस पढ़ाई करनी है, डर से हो, मोटिवेशन से हो, डिसिप्लिन से हो, कंसिस्टेंसी से हो, बस पढ़ना है, जो भी आपको ड्राइव कर रहा है उससे, ठीक है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू, आप यहाँ पे आए। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जैसे आपने बताया कि आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ा है आपने, तो मैं भी सेल्फ स्टडी करती हूँ, मोस्टली हम लोग यहाँ पर सारे एस्पिरेंट हैं, सब सेल्फ स्टडी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप पूरे दिन भर पढ़ते हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा होता, आउटपुट नहीं तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? देखो वो होगा, 1-2 दिन होगा, फिर बहुत पता है अर्ली स्टेजेस में होता है ऐसा, फिर एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर टेस्ट दे दिया, एक और नंबर नहीं आए, फिर भी होता है ऐसा कि यार अब नहीं है, तो बस यही तो देखो, जब पढ़ाई हो रही है वो तो अच्छा फेज़ है, अपने आप को आपको संभाल के कब रखना है, जब ऐसे फेजेस आए कि जहाँ आप पढ़ रहे हो लेकिन आउटपुट आ नहीं रहा है, जब आप दिन भर पढ़ लिया, और कई बार ऐसा होता है बुक लेके बैठे रहते हैं, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ा, फिर एंड में पहुँचते हो तो समझ में आता है यार क्या था इसमें, समझ ही नहीं आया, फिर आप दोबारा पढ़ने जाते हो,
ठीक है, तो ऐसे 2-3 बार पढ़ते हो तब आपको लगता है दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, बस लेके बैठा हुआ हूँ, तो वो भी मतलब पार्ट ही है प्रिपरेशन का। क्या मतलब उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है ना लेके बैठने के अलावा। अगर कुछ और अगर ऐसा है तो देखो 2-3 चीज़ रख लो कि दिन भर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप फ़ोन चला रहे हो ना, फ़ोन चलाने बैठे हो तब भी कुछ इन्फॉर्मेटिव देख लो, उसी से रिलेटेड देख लो, एग्जाम से रिलेटेड। देखो जब जैसे प्री पास आता है ना, तो आप बहुत सारे लोगों को सुनोगे, टॉपर्स को, वो क्या करते हैं खाना खाने के टाइम भी ना एक वीडियो चला के रख लेंगे ऐसी कि जिससे ज्योग्राफी का कुछ होगा कि अगर ये प्लेसेस हैं न्यूज़ में, यहाँ यहाँ वॉर का डर है तो ये आ सकता है पेपर में, तो वो खाने के टाइम पर वो चला लिया कि वो जो टाइम है आपका वो भी यूटिलाइज हो रहा है, वहाँ भी कुछ पढ़ाई का ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नए नए इनोवेटिव तरीके ढूंढो। ठीक है, जब थोड़ा सा बोरियत लगे दूसरे से बात कर लो, ऐसे लोगों से कि जो मतलब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी पक्का आता है। लो फेज सबका होता है ऐसा ना, क्योंकि सबका सेम ही जर्नी है और लगता है कि सिलेक्शन हो जाता है तो इसने कुछ अलग किया है, नहीं किया होता, वही जो कह रहे हो ना आपकी लो फेज है उसमें भी पड़ा होता है। ठीक है, वहीं संभालना है बस अपने आप को। ठीक है, और बहुत कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना होता। मतलब बात मानो 1-2 साल बाद आप यहीं से ऐसे ही सिखा रहे हो लोगों को कि कुछ अलग नहीं करना, जो लो फेज था उसमें भी मैं पढ़ ली थी। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है। अब उस वास्ट के चक्कर में होता है जब हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पहले बहुत अच्छे से आ रही होती है, वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, उसके चक्कर में जो हमारे हार्ड ये चीज़ें वो तो सारी कवर हो रही है मॉक टेस्ट में, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग वाला था इतना हार्ड नहीं था, लेकिन थोड़े उसका लग रहा था कि वो मुझसे हो सकता था, लेकिन वो छूट रहा है। तो हम इतने वास्ट सिलेबस को कैसे कवर करें कि जिससे हमारा एक मतलब जब हम दिन में अपना टारगेट सेट कर रहे हैं तो हमारा मॉक टेस्ट भी चलता रहे, उसके साथ एनालिसिस भी हो, और हमारा जो इतना सिलेबस है पूरा का पूरा वो भी डेली टच पे रहे और वो कवर भी हो साथ साथ, और जो हमारा सिलेबस पैरेलल चल रहा है वो भी कवर हो, तो उसको कैसे मेंटेन करें? देखो 2 चीज़ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि कैसा आप टाइम टेबल बनाते हो और कितने फ्रीक्वेंट रिवीजन करते हो, कितनी जल्दी आपका रिवीजन हो रहा है। जैसे यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट का पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट पर जाओगे 2-3 सब्जेक्ट के बाद पहला वाला भूल चुके होगे तब तक, पक्का ऐसा होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि 2 महीने के अंदर ही अंदर दोबारा रिवीजन हो जाए पहले वाले का, मतलब जितना जल्दी आप कर सकते हो। कोई और एग्जाम होगा जिसमें कम सब्जेक्ट हैं तो भी आप ट्राई करोगे कि अगर फर्स्ट वाला पढ़ के आए हो 4th तक पहुँचे हो तो नेक्स्ट वाला जो दोबारा से आइटरेशन आएगा फर्स्ट वाला बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, जितना जल्दी आएगा उतनी जल्दी सारा खेल मल्टीपल रिवीजन का है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना आपको पता चल जाता है। मेरे नोट्स में लेफ्ट पेज पे इस लाइन में ये लिखा है, ऐसे पिक्चर मेमोरी बन जाती है अगर सेम रिसोर्स को बार बार पढ़ते हो तो आप। रिवीजन का यही गेम है, और फिर लिखते समय या क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना सेम वही इमेज दिमाग में आ रही होती है आपके कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। वो बस रिवीजन से होता है कि आप एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़ते जा रहे हो। आपने ना बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो एक बुक है लक्ष्मीकांत आती है पॉलिटी की, वो उन्होंने 20-20 बार पढ़ी होती है। एक ही बुक है वो 20 बार पढ़ ली होती है, तो उन्हें पता रहता है कि कौन से पेज में कौन से पैराग्राफ में क्या चीज़ कहाँ पर लिखी है। जैसे अब मैंने भी वो 15 बार पढ़ ली होगी, कोई पूछेगा ना कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से, तो मेरे को पता है कि वो कहाँ पर है। एकदम से अगर आए ना तो मेरे सामने क्वेश्चन होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में पिक्चर है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा एग्जांपल, एक आर्टिकल 23-24 का है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन वाला। तो वहाँ पर क्या था कि एक साल क्वेश्चन आया, फर्स्ट ईयर था, मेरे बहुत कम रिवीजन हुई थी। ठीक है, तो उसमें डाउट हुआ कि यार 23 ये वाला है या 24 वो वाला है। तो फिर सोचा कि यार अच्छा 23 लेफ्ट पेज पर होगा, 24 राइट पेज पे, क्योंकि पहले 23 आएगा फिर 24। ऐसे सोच के क्वेश्चन कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सेम चीज़ बार बार देखी थी तो वो पेजेस दिमाग में आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे अगर सेम रिसोर्स को बार बार रिवाइज करोगे, ऐसा टाइम टेबल बनाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो, ठीक है, सब्जेक्ट्स का, एक दिन में 2 सब्जेक्ट कम से कम लेके चलो ताकि बोर ना हो। एक ही सब्जेक्ट लेके चलोगे ना 6 घंटे बाद फिर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो दूसरा सब्जेक्ट शिफ्ट हो जाओ। ऐसे सब्जेक्ट रखो जो थोड़े से चेंज हो, जैसे ज्योग्राफी है, थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, वहाँ समझ रहे हो चीज़ों को, वो पढ़ रहे हो तो एक थ्योरी सब्जेक्ट रख लो। ऐसे मैनेज करना है चीज़ों को कि बोर ना हो पूरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर होता रहे, बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन हो। ठीक, आपने बता रहे थे कि अभी आपके मतलब जॉब लगने के बाद आपने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जब हम कभी इन फ्यूचर जॉब में सेट होते हैं तो हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उससे आगे जाना चाहते हैं, तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? देखो यहाँ पर एक एडवांटेज था कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है ट्रेनिंग, जैसे अभी हो गया है सिलेक्शन,
तो नेक्स्ट बैच का ट्रेनिंग चल रहा है मसूरी में। तो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जुलाई अगस्त के टाइम पर। तो ये जो खाली टाइम होता है ना, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपका सिलेक्शन हो गया है, आप जगह जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो, या फेलिसिटेशन हो रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, ये हो रहा है। दूसरा है कि आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। तो जब था कि एक और बार देना है, तो उस समय चूज़ किया कि घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, अगर दोबारा हो गया तो ये सब तो दोबारा हो जाएगा, तो वो इस बार हो गया। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम पढ़ाई में उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे AI यूज़ हो रहा है, हाँ, तो उसको कितना सटीक मतलब कितना सही है उसको यूज़ करना, और कितना एक्स्ट्रा वो मतलब बेफजूल का भी बताता है? देखो बहुत ज़्यादा वो है AI में इशू है हेल्यूसिनेशन का, वो अपने आप डेटा क्रिएट कर देता है आपको बताने के लिए कभी कभार, ठीक है, वो इशू है। लेकिन बहुत जितना एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हो उतना करना। जैसे मैंने तो काफ़ी किया है, क्योंकि जब आपके पास किसी टॉपिक को रिलेटेड पॉइंट्स है नहीं, आपके पास कोई सिलेबस में डायरेक्ट बुक्स में है नहीं पॉइंट्स, ठीक है, तो आप सिंपली कोई भी जेमिनी, चैट GPT उसे प्रॉम्प्ट दोगे कि मेरे को ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे जनरेट करके दो, तो वो 7 से 8 पॉइंट जनरेट कर देगा। फिर आपको पिक करना है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मैं एग्जाम पे लिख सकता हूँ या एग्जाम में यूज़ हो सकता है, वो आपको पिक करना है। तो देखो AI को ना एज अ असिस्टेंट यूज़ करना है, ठीक है, एज अ हेल्पर यूज़ करना है। अल्टीमेट डिसीजन आप ही ले रहे हो, बस उससे हेल्प ले रहे हो कि कैसे पॉइंट जनरेट करवाएं इससे, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि हम UPSC में तो आंसर्स भी लिखवाते हैं। हम क्वेश्चन में प्रॉम्प्ट देंगे उससे कहेंगे कि UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बना के दो, तो वो उससे रिलेटेड पॉइंटर्स दे देता था। फिर हम उसमें से पिक करते थे कि यार ये वाला पॉइंटर अच्छा है, ये मैं एग्जाम में लिख सकता हूँ, तो ऐसे पिक करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया। अब तो इवन उसमें भी आ रहा है कि आप AI में से कॉपीज चेक हो रही है, ठीक है। तो ये सब भी जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्टिव यूज़, ठीक है। कुछ भाव होते हैं जिन्हें आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, उनमें से एक ये भी है कि मेरे को बहुत खुशी हुई है, बस मैं व्यक्त कर नहीं पा रहा हूँ उसे शब्दों से, मेरे को हो रही है और आप समझ लीजिए हो रही है।